नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। महाराष्ट्र को लेकर पूरे देश की सियासत गर्म है, लेकिन बिहार की सियासत की तासीर कम गर्म नहीं है। बिहार की सियासत आज से और गर्माने वाली है। महाराष्ट्र को लेकर भी बिहार की सियासत गर्म है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज से रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शिक्षा सुधार को लेकर आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय खोले जाने का मामला है, जिसको लेकर शिक्षा सुधार का नारा दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने कि शिक्षा सुधार नहीं तो जीना बेकार। इसको लेकर राजनीति पहले से गर्म है बिहार की। इसकी गर्माहट इस वजह से बढ़ गई है क्योंकि ये खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने उनको साथ आने की अपील की थी, उनके घर गए थे मिलने के लिए, लेकिन तेजस्वी यादव उस आमरण अनशन में नहीं पहुंच रहे हैं। ये खबर है। इस गर्माहट पर, इस कह सकते हैं सियासी गर्माहट पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दानिश रिजवान जी हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बिहार में विपक्ष की मुखर आवाज हैं। दानिश रिजवान जी का परिचय जब हम कराते हैं तो ये बात जरूर कहते हैं, बिहार की मुखर आवाज है। क्यों कहते हैं, इसी इंटरव्यू में हम आपको बताएंगे। पहला सवाल दानिश जी कि तेजस्वी यादव नदारद क्यों हो जाते हैं ऐसे मौकों पर? महागठबंधन के लिए तो ये बड़ा मौका है सरकार को घेरने का, भले ही ये उपेंद्र कुशवाहा इसकी अगुवाई कर रहे हैं। इसके बारे में तो तेजस्वी यादव जी ही बता पाएंगे कि वो क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं और क्या ऐसी वजह है। लेकिन आज जिन मुद्दों के साथ आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी धरना पे बैठ रहे हैं, अनशन पे बैठ रहे हैं, ये बिहार के आम आवाम की आवाज़ है। जिस तरीके से जेएनयू में आपने देखा है कि शिक्षा का निजीकरण के तौर पर इस केंद्रीय सरकार आगे बढ़ रही है, राज्य की सरकार आगे बढ़ रही है, वैसी स्थिति में जेएनयू का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ कि लोग पढ़ना चाहते हैं। आज संविधान दिवस है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट लहजे में कहा था कि संविधान की रक्षा तभी हो पाएगी जब सबको बराबरी का शिक्षा अधिकार मिलेगा, और इस देश में नहीं हो रहा है। तो ये तेजस्वी जी इस मामले पर क्यों सामने नहीं आ रहे हैं और क्यों समर्थन से अलग हट रही है, तो वक्त बताएगा कि आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन ये उनका आंतरिक मामला है, उनके दल का। कहा जा रहा है कि वो चूंकि झारखंड चुनाव में जा रहे हैं इसलिए नहीं शामिल हो पाएंगे। सवाल यह भी उठता है कि अगर ये बात सही है कि झारखंड चुनाव में जा रहे हैं और इस वजह से शामिल नहीं हो रहे हैं, तो क्या दिक्कत थी? उपेंद्र कुशवाहा जैसे महागठबंधन के अहम नेता उनके घर पर गए थे, उनको साथ देने की अपील करने के लिए थोड़ा वक्त तो दे सकते थे। देखिए, इंतजार कीजिए, निश्चित तौर पे वो लोग होंगे और आरजेडी के तमाम सीनियर लीडर्स जो हैं वो भी अनशन स्थल पर पहुंचेंगे। जीतन राम मांझी जी भी जा रहे हैं, मुकेश सहनी जी से भी हमारी बातचीत हुई है, वो भी जा रहे हैं। तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं वहाँ पहुँचेंगे और मजबूती के साथ बिहार की आम आवाम की लड़ाई को हम लड़ेंगे। क्या दो केंद्रीय विद्यालय खोलने को लेकर उपेंद्र कुशवाहा जैसे केंद्रीय मंत्री का, इतने पूर्व सांसद का, इतने कद्दावर नेता का आमरण अनशन पर बैठ जाना ठीक है? क्यों उनको आमरण अनशन पर बैठने की जरूरत पड़ी? देखिए, ये मामला सिर्फ दो स्कूलों का नहीं है, ये मामला बिहार के जज्बात का है। ये मामला बिहार की हर आवाम का है जो शिक्षा चाहती है, हर उस बच्चे का है जो सपना देखता है कि हमें बहुत आगे जाना है, बहुत आगे पढ़ना है। ये सिर्फ आप इसको दो स्कूलों में मत आकिए। और अपोजिशन का ये दायित्व बनता है कि बिहार और देश का अगर एक नागरिक भी समस्या में है तो उस व्यक्ति की समस्या का समाधान हो। हर दो स्कूलों की बात आप कर रहे हैं। आप ये समझिए कि ये दो स्कूल हर साल कितने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाएंगे, कितने बच्चे वहाँ पढ़ेंगे। आज हमारा बिहार स्कूलों के लिए तरस रहा है। मिड डे मील योजना में आप देख रहे हैं कि लगातार गड़बड़ियों का मामला सामने आ रहा है। वैसी स्थिति में उपेंद्र जी का अनशन पे बैठना सिर्फ दो स्कूलों का मामला नहीं, पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था की वो पोल खोल रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीका से शिक्षा माफिया जो है वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को, बिहार की सरकारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं। वो इस अनशन के माध्यम से बताएंगे। हम दो स्कूलों के साथ में सड़क पर जरूर उतर रहे हैं, लेकिन बिहार के और केंद्र की ये निकम्मी सरकार को बता देना चाहते हैं कि सिर्फ आंदोलन अब जेएनयू में नहीं होगा। बिहार का हर गरीब बच्चा भी शिक्षा का अधिकार मांगेगा, और अगर आप नहीं दीजिएगा तो हाथ पकड़ करके बिहार की कुर्सी से उठाकर फेंक देंगे नीचे। महागठबंधन के जो तमाम दल हैं, आपकी पार्टी भी है, वो लगातार ये दावा करती है कि महागठबंधन में एकजुटता है, महागठबंधन में कोई बिखराव नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब इससे पहले भी हमने आपसे इंटरव्यू किया है, आप विपक्ष का जब मार्च था उसमें भी आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि दिसंबर तक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात है। लगता नहीं, एक तो सवाल हमारा इसी में है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का क्या हुआ? लगता है कि बन जाएगा, दिसंबर आ चुका है तकरीबन। और दूसरा सवाल यह है कि जब इस तरह की खबरें आती हैं कि तेजस्वी यादव उस मार्च में भी नहीं थे और इसको लेकर भी खबर है कि आमरण अनशन में नहीं पहुंच रहे हैं, हालांकि आपका दावा है कि पहुंच जाएंगे,
तो अगर नहीं पहुंचे तो लगता नहीं कि इस तरह के कयास और मजबूत होते हैं कि महागठबंधन का बिखराव खत्म हुआ नहीं है? देखिए, इस चीज़ को मैं स्वीकार करता हूँ और हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी हमेशा से कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए और उन्होंने 30 दिसंबर तक का वक्त भी दिया है कि 30 दिसंबर से पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाए। और देखिए, अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई होती तो आज जो अनशन हो रहा है इसको कोऑर्डिनेट करने में भी आसानी होती कि कौन से नेता आ रहे हैं, कौन से नेता नहीं आ रहे हैं, कौन से नेता कितने बजे आएंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी हर संगठन के लिए, हर संस्थान के लिए, तकरीबन हर मोहल्ले के लिए भी जरूरी होता है कि तभी कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है ना कि हम एक वार्ड पार्षद चुनते हैं, विधानसभा में कोऑर्डिनेशन कमेटी ही बनती है जो विधायक जिसका नेता होता है। तो ये जरूरी है, ये संगठन के लिए भी जरूरी है और हमारी सीधी तौर पे डिमांड रही है और हमने टाइम भी दे दिया है कि 30 दिसंबर से पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लिया जाए, नहीं तो हमें फिर सोचने पर विवश होना पड़ेगा। अब चूंकि हमने आपसे वादा किया था कि इसी इंटरव्यू में हम आपको बताएंगे कि अगर हम दानिश रिजवान का तारुफ कराते वक्त ये कहते हैं कि विपक्ष की मुखर आवाज है दानिश रिजवान, तो ये क्यों कहते हैं। 3 दिन पहले दानिश रिजवान जिसे हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा, मैंने एक सवाल पूछा था, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर चाहे तो दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर भी सरकार बना सकती है, तो आरजेडी के साथ उस सरकार बनाने की कोशिश करे तो कौन सी मुश्किल बात है। आरजेडी उसके साथ सरकार बनाएगी नहीं बनाएगी ये हम नहीं कह सकते, लेकिन बीजेपी तो जरूर अप्रोच करेगी कि आप हमारे साथ आइए और सरकार बनाइए। बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है और इनकी बात पर कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुहर लगा दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि हाँ, बीजेपी ने आरजेडी को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया था, यह कहा था कि आप साथ आइए, आरजेडी का कोई मुख्यमंत्री होगा और बीजेपी से डिप्टी सीएम होगा। अगर हम सिद्धांतों से समझौता कर लेते तो डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम ही रह जाते, आरजेडी का कोई चेहरा बिहार का मुख्यमंत्री होता। इसलिए आपकी बात पर अगर तेजस्वी यादव ने मुहर लगाई, इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई ऐसा बीजेपी ने? देखिए, 2-3 चीज़ें बहुत साफ हैं। चाहे आप जम्मू कश्मीर के हालात को देखिए, चाहे नागालैंड पीपल फ्रंट के हालात को देखिए, चाहे कर्नाटका को देखिए, आप हरियाणा को देखिए, महाराष्ट्र को देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के पास में कौन सी वॉशिंग मशीन है कि येदियुरप्पा जैसा खनन माफिया, कई एक महीने तक खनन के आरोप में, अवैध खनन के आरोप में जेल में रहने वाला आदमी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है और क्लीन चिट ही नहीं मिलती है, उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। लगातार मैं 15-20 दिन पहले तक हर टेलीविजन चैनल्स के डिबेट में जाता था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं सब कहते थे कि अजीत पवार का संबंध इकबाल मिर्ची से है और इकबाल मिर्ची दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड है। मुंबई में दाऊद इब्राहिम का पूरा हुकूमत जो है इकबाल मिर्ची चलाता है। सत्ता के लालच में आपने आपकी भाषा में दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड के दोस्त को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो वो मैं कैसे ना कहूं कि अगर दाऊद इब्राहिम के पास 50 विधायक होता तो आप उसको सीएम बना देते और अभी तो ओसामा बिन लादेन की जो आत्मा है वो रो रही होगी कि काश नरेंद्र मोदी जी का गुणगान गा लिया होता तो हमको शहीद होने से, मरने से, उनकी भाषा में तो उनको आतंकवादियों को तो लगता है शहीद हो रहे हैं, उनको उनकी भाषा में मरने से बचा लेते नरेंद्र मोदी जी और उनको कहीं किसी स्टेट का गवर्नर बना सकते थे। मोदी जी तो कुछ भी कर सकते हैं, करिश्माई नेता है, तथाकथित करिश्माई नेता है और उनकी करिश्मा को आप देख लीजिए कि महबूबा मुफ्ती के साथ उन्होंने सरकार बनाई। संघ पूरी तरह से मुफ्ती परिवार के हमेशा खिलाफ रहा, लेकिन उनके साथ उन्होंने सरकार ही नहीं बनाई, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया और चीफ मिनिस्टर ही नहीं बनाया। पत्थरबाजों के ऊपर में 1742 मुकदमे जो थे उसको आनंद फानंद में वापिस भी ले लिया, सेना के ऊपर में मुकदमा करवा दिया, ऐसी सरकार बनाई। श्रीनगर में तो स्थानीय निकाय के चुनाव में तो उन्होंने भाई आतंकवादियों को चुनाव में सिंबल दे दिया, वो चुनाव लड़ रहे थे। 2 सवाल दानिश जी, अब हम इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे। पहला महाराष्ट्र पर लौटेंगे, महाराष्ट्र पर फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर बातचीत करेंगे, आपसे बातचीत जरूरी हो जाती है उसको लेकर। लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने महाराष्ट्र को लेकर कल एक ट्वीट उनका सामने आया, उन्होंने ये लिखा कि इतना शोर शराबा, इतना हो हल्ला हंगामा क्यों है जब आधी रात को राष्ट्रपति शासन हटा, सुबह सरकार बन गई। भाई आज़ादी आधी रात को मिली थी, झंडा आधी रात को हटाया गया था, जो अनुष्ठान होता है, धार्मिक अनुष्ठान होता है लक्ष्मी गणेश का, वो आधी रात को होता है, फिर रात को लेकर इतनी क्यों दिक्कत है? ये बात उन्होंने सही कहा है कि आज़ादी आधी रात को मिली थी। आधी रात को सरकार बना है तो आज़ादी के लिए बड़ी नेताओं की पिटाई हुई थी, तो पहले तो उनकी भाषा में देवेंद्र फडणवीस को पिटाना चाहिए था, दम भर कमरे में बंद करके मारना चाहिए था,
13-14 साल जेल में कांग्रेस के जो हमारे वरिष्ठ नेता जो जिन्होंने देश के लिए 13-14 साल देश में गुजारा है, आधी रात की आजादी जब उनको मिली है तो उसके लिए बड़ी कुर्बानियां उनको देनी पड़ी थी। तो फडणवीस जी को और भारतीय जनता पार्टी को जो नेता हैं उनको भी वैसी कुर्बानियां देनी चाहिए थी, 12-13 साल जेल में रख देना चाहिए था। भैया ये क्या बोल रहे हैं मोदी जी? कुछ भी जो दिमाग में आए बोल दीजिए। देश की आजादी और सत्ता का अपहरण दोनों अलग अलग मामला है। और भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में सत्ता का अपहरण करने की कोशिश करी, जिसको रिहा करने का आज आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। उसी आदेश की बात करेंगे। आखिरी सवाल है आपसे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कल तक फ्लोर टेस्ट हो जाना चाहिए। विधायकों ने शपथ नहीं ली है, कल 5 बजे तक उनको शपथ दिलाई जाए और 5 शपथ ग्रहण के बाद फ्लोर टेस्ट होना है और पारदर्शी तरीके से होना है। कोई सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल नहीं होगा। राज्यपाल से गुजारिश की गई है कि आप प्रोटेम स्पीकर बनाइए। तो एक तो सवाल यह है कि इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, और इसी सवाल में दूसरा सवाल यह है कि प्रोटेम स्पीकर को लेकर क्या जो आपकी तकनीकी समझ है वो क्या कहती है? बीजेपी का खेल बन सकता है, बिगड़ सकता है प्रोटेम स्पीकर से? देखिए, बीजेपी का अब खेल पूरी तरह से बिगड़ गया है। एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की जो डिमांड थी, कोर्ट ने पूरी तरह से अक्षरशः एक एक लाइन बाय लाइन इसी चीज को माना है। हमारी डिमांड थी कि 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि ओथ का भी प्रोविजन है तो कल 5 बजे तक ओथ कर लिया जाए और 5 बजे के बाद हम फ्लोर टेस्ट कराएंगे। दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थी कि फ्लोर टेस्ट के बाद सीधे स्पीकर का इलेक्शन होगा, तब जाकर के सरकार का इलेक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, पहले फ्लोर टेस्ट जैसे होगा इमीडिएट आप सत्ता की ये करेंगे कि फ्लोर टेस्ट कराएंगे, जैसे ओथ होगा उसके बाद आप सीधे तौर पे बहुमत साबित कराएंगे। प्रोटेम स्पीकर के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी नियुक्ति करें और वो कराएंगे। देखिए, ये चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को हम गफलत में रख करके पहले हम स्पीकर का इलेक्शन कराएं, और स्पीकर का खेल तो आपने बिहार में नीतीश जी से देखा है। भारतीय जनता पार्टी तो नीतीश कुमार जी से भी कुछ कुछ सीखती है ना, कि स्पीकर अपना बहाल करा करके किस तरीके से सरकार को बचा लेना है, वो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी से सीखा है। तो वो पहले चाह रहे थे कि स्पीकर की नियुक्ति कर दें और उसके बाद अजीत पवार के लेटर को ही मानते हुए उनके व्हीप को माने। लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी से बड़ी चूक हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अजीत पवार एनसीपी के नेता, विधायक दल के नेता नहीं है। पाटिल को ही विधायक दल का नेता माना है महाराष्ट्र विधानसभा ने। तो इससे एक बात साफ हो चुकी है कि अब अजीत पवार का जो व्हीप है वो विधायकों पर लागू नहीं होगा, पाटिल साहब का व्हीप लागू होगा। और कल अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी को ये फर्जी तथाकथित चाणक्य वाली जो डिग्री लेकर घूम रहे हैं ना, कल महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र के विधायक उनको जमीन सुहा देंगे। दानिश जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी का खेल खराब हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया है और बीजेपी जो स्पीकर का खेल खेलती रही है वो खेल अब नहीं चलेगा। दानिश रिजवान जी ये कह रहे थे। बड़ी जानकारी दी है बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, जिनके बारे में ये खबर चल रही थी कि वे उपेंद्र कुशवाहा के आमरण अनशन में नहीं जा रहे हैं, तो दरअसल वे जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के आमरण अनशन में उनका साथ देने के लिए बिहार के पूर्व सीएम मांझी भी पहुंचेंगे। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई तमाम सवालों के जवाब दानिश रिजवान जी से हमने मांगे हैं, उन्होंने दिए हैं। इस इंटरव्यू में इतना ही। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।